इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप मेरे सेबी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस डिटेल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेबी के रिसर्च एनालिस्ट पोर्टल पे जाकर आप इस डिटेल को जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो व्यू है ये मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है मार्केट को लेकर, और अगर आप इस पे कोई भी फैसला ले रहे हैं या कोई भी इस पे एक्शन ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये जितना भी मेरा व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड सेकेंडली, मेरा जो सेबी रजिस्ट्रेशन है कोई भी आपको रिटर्न गारंटी नहीं करता है। ये जो मेरा सेगमेंट रहेगा ये वीकली मार्केट रिपोर्ट मैं पेश करूँगा हर वीकेंड पर। सो आज की तारीख है 14 सितंबर को, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हर मार्केट की जो वीकली रिपोर्ट मैं पब्लिश करूँगा उसमें हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स की, कुछ इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियोज जो डेवलप हो रहे हैं, और की जो मार्केट लेवल्स हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। और फिर अपने कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन ऑल दीज सिनेरियोज जो भी डेवलप हो रहे हैं मार्केट में। सो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या आप मेरे को मेरे ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। मेरे ईमेल डिटेल्स मेरे चैनल के डिटेल्स में मेंशन है। So, and please do like, subscribe, and follow this channel so that I can create more good content related to stock market. So please आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूं। सो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की वीकली मार्केट रिपोर्ट की। सो पहली बात करेंगे हम कुछ ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स जो डेवलप हो रहे हैं हमारे मार्केट में। सो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसमें खास तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं अराउंड द ग्लोब वो अपनी इंटरेस्ट रेट्स को घटा रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोब, ये देखा गया है। इसके कुछ कारण हैं। इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस द ग्लोब वो एक डाउनवर्ड मोमेंटम में है। इसका जिक्र हुआ है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, जो यूएन की एक बॉडी है जहां उन्होंने ये पब्लिश किया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसमें ये देखा गया है कि जो एफडीआई फ्लो है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो है, वो कम हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ग्लोबली एक जो डिमांड है उसके अंदर एक वीकनेस देखी गई है। डिमांड के अंदर कमजोरी देखी गई है, इसलिए जो एफडीआई फ्लो है वो कम हो रहा है, और खास तौर पे इसका ज़्यादातर असर इमर्जिंग मार्केट्स में पड़ रहा है। जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हो गए जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, टर्की है, और ऐसे जो अन्य इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर एफडीआई फ्लो का असर पड़ रहा है। इसलिए निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या तो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं या इस समय इमर्जिंग मार्केट्स को अवॉइड कर रहे हैं। इसके और भी कारण हैं, जैसे आप सब जानते हैं टैरिफ का अभी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी एस्केलेशन हुआ है, टैरिफ टेंशन्स का। जो रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया सब प्रभावित हैं आपसी टैरिफ टेंशन के दौरान। सो और आप ये भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्टरी है वो ग्लोबली काफ़ी ईज़ हो रहा है। सो इन्फ्लेशन से बाज़ारों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी, और इंडिया में भी ये कमज़ोर हो रहा है। सो इन कुछ कारणों की वजह से जो ग्लोबल डिमांड है बहुत ही वीक है। इस दौरान ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट भी गिरा है पिछले साल की तुलना में। इस सबके मद्देनज़र जो सेंट्रल बैंक्स हैं अक्रॉस द ग्लोब वो अपने इंटरेस्ट रेट काटने में उनका नज़रिया यही बन रहा है कि वो आने वाले टाइम में अपने इंटरेस्ट रेट काटें। जैसे कि हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि अमेरिका की भी अपने इंटरेस्ट रेट्स का वो लोग डिसीजन लेंगे अराउंड 17 सितंबर के अराउंड। एंड फिर इंडिया का भी इसमें डिसीजन बनेगा स्टार्टिंग अक्टूबर में। सो ये अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि दोनों ही देश हैं अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को आने वाले समय में घटाएंगे। तो हम अब चलते हैं कुछ इंडियन सिनेरियोज देखते हैं कि इंडिया में किस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं। जैसे कि अभी बात हुई आरबीआई का जो डाउनवर्ड मोमेंटम है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उसको हमने अभी चर्चा करी। जो आने वाली मीटिंग है अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो आरबीआई की मीटिंग होगी उसमें हम देख सकते हैं कि ये पाएंगे कि आरबीआई अपने रेट्स को घटा रहा है। साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी देखी जाए तो अभी हमें फिस्कल पॉलिसी के तहत जीएसटी रिफॉर्म्स मिले हैं जिसका असर बाजारों में करीबन 6 महीने से 1 साल में देखने को मिलेगा। ये इमीडिएट इसके बेनिफिट्स हमें नहीं दिखाई देंगे, हालांकि जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस स्लैश कर दी हैं, बट जो जो शेयर बाजार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले 6 महीने से साल भर में हम देख पाएंगे। ये इमीडिएट प्रभाव इसका शेयर बाजार में हमें असर नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे जो चिंताजनक जो कारण अभी चिंता का विषय बना हुआ है वो है एफआईआईज का नेट सेलर्स होना। हम जुलाई के महीने से ये देख रहे हैं कि एफआईआईज अभी हमारे बाजार में, भारतीय बाजार में नेट सेलर्स बने हुए हैं, और अच्छी खासी उन्होंने नेट सेलिंग कर रहे हैं जुलाई से ही। आप देख पाएंगे नीचे जो मैंने टेबल मेंशन करी है इसमें अराउंड 47,666 करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में सेल करी है जुलाई में। फिर अगस्त में भी करीबन उतनी ही 47,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेलिंग करी है। और अभी हम देखें तो इस महीने में सितंबर के महीने में, आज चूंकि 14 तारीख है, तो आधे महीने में भी उन्होंने कम से कम 9,244 करोड़ की सेलिंग करी है। तो एफआईआईज नेट सेलर्स हैं, जो हमने पिछले ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स में डिस्कस किया था। जो इमर्जिंग मार्केट से अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स दूर हैं, उसका असर ये एफआईआई के नेट सेलर होने पर दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय बाजारों में जो असर पड़ रहा है वो यूएस टैरिफ का तो पड़ ही रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, और हमारा मार्केट जो है एक्सपोर्ट के मामले में कम्पिटिटिव
कम हो गया है क्योंकि यूएस ने अपनी टैरिफ्स बढ़ा दी हैं। और तो और सबसे एक और चिंताजनक विषय जो ये बना हुआ है वो है यूएसडी का बढ़ना अगेंस्ट आईएनआर। हमारा जो आईएनआर है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। इस समय देखा जाए तो 88 रुपये और 30 पैसे वो क्रॉस कर चुका है यूएस डॉलर, और ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। और कमज़ोर होते रुपये का फ़ायदा आईटी सेक्टर को नहीं मिल रहा है। जो देखा गया है आमतौर पर जब भी रुपया कमज़ोर होता है तो इंडियन के आईटी सेक्टर पे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चूँकि ये जो एआई का जो ग्लोबली पुश चल रहा है उसकी वजह से आईटी सेक्टर पे एक अच्छा खासा दबाव बना हुआ है ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करें। और आमतौर पर हम आजकल के अखबारों में वैसे ही पढ़ रहे हैं कि आईटी सेक्टर में ले ऑफ को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। इंडियन आईटी सेक्टर ले ऑफ को लेकर काफ़ी सक्रिय है। तो एक गिरते हुए रुपए का आईटी सेक्टर पर भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और तो और आईएनआर का गिरना अगेंस्ट यूएसडी ये हमारे मार्केट के लिए वैसे भी खराब है। तो ये कुछ सिनेरियोस थे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब हम आगे अपने बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब कुछ टेक्निकल लेवल्स की जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बन रहे हैं। सो हम इसको डिस्कस करने के लिए हम डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चलते हैं। सो हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ गए हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है 50 मूविंग एवरेज को। ये मैंने जो मूविंग एवरेज लिया है ये एक्सपोनेंशियल है। सो ब्लू वाली 50 है, ग्रीन वाली 100 है एंड ब्लैक वाली 200 है। सो हम ये देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी का जो डेली चार्ट है इस पे निफ्टी ने एक हाई बनाया है 26 सितंबर को, और इसके बाद लगातार निफ्टी गिर रहा है। और यहाँ निफ्टी ने एक बॉटम लिया है, यहाँ डबल बॉटम बना के यहाँ से फिर एक रैली दी है। लेकिन ये रैली ज़्यादा सस्टेन नहीं करी है, इसने अपने प्रीवियस टॉप को नहीं तोड़ा है। तो इसका एक संकेत तो यही मिल रहा है कि बाजार अभी भी कमज़ोर है, इतनी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिली है। तो मैं एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन इसके पर्सपेक्टिव में। ये हम मान के चलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक यहाँ से बाजार घूमा है और दूसरा बाजार यहाँ से घूमा है नीचे की तरफ। सो ये दोनों हमारे लिए की रेजिस्टेंस लेवल का बनाने में सहयोग करेंगे। और तो और हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक दूसरी लाइन हम ले लेते हैं जो कि ये जो बॉटम से यहाँ पकड़ा है और रिसेंटली ये जो बॉटम यहाँ यहाँ से सपोर्ट लिया है, हम नीचे के दोनों सपोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हम ये देख पाएंगे कि बाजार यहाँ से काफ़ी घूम रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से घूमा, फिर एक यहाँ से बाजार ने घूमा है, बाजार ने यहाँ से रिजेक्शन मारा है, फिर निफ्टी को यहाँ रिजेक्शन मिला है, और निफ्टी अभी भी देखा जाए तो उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। तो हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपने चार्ट पर। सो ये जो निफ्टी घूम रहा है यहाँ से, ये एक लेवल है 25,150 का और 25,200 का लगभग। जो 25,200 का लगभग ये एक लेवल सामने निकल के आ रहा है। सो ये एक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। और तो और देखा जाए तो निफ्टी की ने एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पर भी एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, जो एक निफ्टी को यहाँ रिजेक्शन मिला था, और दूसरा एक शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला था 20 अगस्त को, सॉरी 21 अगस्त को यहाँ रिजेक्शन मिला था। तो एक छोटी सी लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। देखा जाए तो अभी क्लोज जो हुआ है, जो पिछले दिन फ्राइडे को क्लोज मिला है, वो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मिला है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस था वो बाजार ने क्रॉस कर लिया है। अब निफ्टी अपने दूसरे रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जो कि देखा जाएगा मेजरली 25,200 के अराउंड एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, वो बनेगा 25,500 के अराउंड। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर बाजार इस सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए नीचे गिरता है तो हम देख सकते हैं कि शार्प फॉल आ सकता है मार्केट में। और अगर बाजार इसको क्रॉस करते हुए ऊपर क्लोज होता है तो बाजार एक नया हाइट बना सकता है, लेकिन जिसकी संभावनाएं कम है। जो मैक्रो लेवल के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि बाजार इस रैली को सस्टेन कर पाएगा। लेकिन हम अपना व्यू अभी अगले हफ्ते का यही रखेंगे कि ये की इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो रेजिस्टेंस लेवल है। और बाजार का जो सपोर्ट आ रहा है वो इस समय आ रहा है 24,500 के अराउंड। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाजार को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी अच्छा सपोर्ट लिया है बाजार ने, इस पॉइंट पर भी अच्छा सपोर्ट लिया है बाजार ने। तो ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है। और ठीक आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर भी बाजार ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेकर यहाँ से घूमा है। एक डबल बॉटम यहाँ हम देख पा रहे हैं जो निफ्टी ने बनाया है। सो ये हमारा की सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी आने वाले टाइम में दिख रहा है, प्लस ये सपोर्ट यहाँ से निफ्टी ने लिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में। हम मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो
हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमने खोल लिया है। इसमें भी मैंने जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई है, जो ब्लू वाली लेवल है, लाइन है, वो है 50 मूविंग एवरेज की, ग्रीन है वो है 100 की, एंड जो ब्लैक है वो 200 की है। सो अब आप देख पा रहे हैं शॉर्ट टर्म में निफ्टी ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ पर। सो इसके अराउंड हम इर्द गिर्द एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये देखिए आप, इसके पहले भी 2024 में निफ्टी इस लाइन से काफ़ी, बैंक निफ्टी यहाँ से मार्केट पलट गया था इस लेवल्स के अराउंड में, इन लेवल्स के अराउंड से मार्केट पलट गया था और इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। तो जो पहले रेजिस्टेंस लेवल बने हैं वो यहाँ सपोर्ट बन गया है। आप इसको देख पा रहे होंगे, जो एक की जो 200 मूविंग एवरेज है, वहाँ से निफ्टी एक सपोर्ट बना रहा है ऊपर की तरफ। और देखा जाए तो मोटा मोटी एक शॉर्ट टर्म हम ट्रेंड अगर यहाँ डेवलप करने की कोशिश करें, सो निफ्टी अभी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस में हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि ये ब्रेक हो सकता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर क्लोज कर दे तो। और सपोर्ट का एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। अभी तक तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर निफ्टी इन इस लेवल से नीचे गिरता है तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर मूव मारता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म रैली मिल सकती है, जिसका अगला रेजिस्टेंस इस लेवल पे हो सकता है, जो कि रहेगा 55,900 के अराउंड। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ये यहाँ से बाजार ने रिजेक्शन मारी है 23 अप्रैल को, और एक रिजेक्शन निफ्टी को मिली है 21 अगस्त 2025 को। तो एक ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के सामने खड़ा हुआ है। और सपोर्ट जोन, अभी निफ्टी सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ने के और प्रयास कर रहा है। सो एक छोटा रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ क्रॉस हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में ऊपर खुलता है। अन्यथा कोई भी नेगेटिव मोमेंटम बनती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, नेगेटिव सिनेरियोज बनते हैं, जो हालांकि बहुत ही प्रोबेबल है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 200 ईएमए के नीचे जाके कहीं नया बॉटम बना सकता है। और हम देख भी सकते हैं यहाँ जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपस में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि एक डाउनवर्ड मोमेंटम की ओर इशारा कर रहा है। सो ये बात करी हमने बैंक निफ्टी की, और ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी यही दर्शाने की कोशिश करी है, वीकली और डेली चार्ट के थ्रू। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट रेंजेस की। सो अगर बात करें डेरिवेटिव मार्केट की, तो जो पीसीआर रेशियो है अभी बढ़ा हुआ है। अभी देखा गया है कि डेरिवेटिव मार्केट में जो निफ्टी के जो ऑप्शन चेन है उसमें देखा गया है कि पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है कॉल के पर्सपेक्टिव में। सो आने वाले हफ्ते के लिए हम ये कह सकते हैं कि पुट राइट ज़्यादा हुई है, जिसका कि ये मतलब हो सकता है कि जो मेजर पुट राइटर्स हैं वो भी ये देख रहे हैं कि बाजार ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। सो हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से आने वाले हफ्ते की रेंज मैंने डिफाइन करी है। तो अभी करंट लेवल है 25,114, ये हमारा करंट लेवल है निफ्टी का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम इसकी ऊपर अपर लिमिट मैंने देख रखी है 25,440, जो कि हम देख पा रहे हैं, जो हमने पिछले डिस्कस किया था कि 25,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। तो हो सकता है कि बाजार उसके उसको टेस्ट करे और उसको नीचे आके कहीं बंद हो। और दूसरा जो सपोर्ट जो नीचे से मिल सकता है वो है 24,788, लगभग 24,800 पे, जो कि हमने पीछे देखा था कि निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 24,500 के लगभग में। बैंक बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में सब ये हमने रेंज डिफाइन कर रखी है। जो करंट लेवल है वो है 54,809 का, जो कि मैक्स जा सकता है 55,521। तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमने पीछे देख ही रखा है, जो 55,900 के ऊपर आसपास एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और नीचे देखा जाए तो जो नीचे का लेवल है वो 54,000 का लेवल बन रहा है नीचे का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट रेंजेस हैं जो आने वाले हफ्ते के लिए ही एप्लीकेबल हैं, जो मैंने डिफाइन करी है आने वाले हफ्ते के लिए। सो उसके बाद का लेवल हम अगले वीडियो में डिसाइड करेंगे। मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले जो मार्केट रेंज है, अगले संडे के रिपोर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं अब। सो कंक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो एग्रेसिव ट्रेड्स डालें मार्केट में। मार्केट सिनेरियो अभी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा आप उसमें पोजीशंस बढ़ाएं, बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड करें। अगर आप अपने कैपिटल को बचाना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप इस बाजार में ट्रेड ना करें तो बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड चाह रहे हैं आप, या ये चाह रहे हैं कि जल्दी से पैसा बना के निकल जाएं, तो वो बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो सबसे जो सेफ जोन में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं। ये हमारी सबसे सेफ जोन दिखाई पड़ रही हैं। कमोडिटीज़ में देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर अभी भी एक अच्छा विकल्प है, और ये विकल्प आने वाले कुछ समय में भी रहेगा। हम देख सकते हैं कि गोल्ड हो सकता है कि अगर बाजार गिरे या कोई भी क्रैश आए तो 1.5 लाख भी सोना पार कर सकता है। सोना 1 लाख पहले ही क्रॉस कर चुका है, अभी समवेयर अराउंड 1,12,000 10 ग्राम का भाव चल रहा है। सो हो सकता है आने वाले समय में अगर बाजार बहुत ज़्यादा क्रैश होता है तो गोल्ड
डेढ़ लाख के पार भी जा सकता है। और जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने अभी डिस्कस किया है, हर बाजार में हर चीज़ ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अभी आप देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, बिटकॉइन, गोल्ड, सब अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। और जबकि हम देख रहे हैं जो इकोनॉमी का जो फेज़ है, जो बहुत ही कमज़ोर है, ग्लोबल डिमांड कमज़ोर है, और हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत वीक हैं। और जबकि दूसरी जगह देखा जाए तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत मिल तो रहा है कि जो एक तरफ तो बाजार ऑल टाइम हाई बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे हिले हुए हैं। तो हो सकता है कि हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते, एक क्रैश भी हमें देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। अगर हमें क्रैश नहीं मिलता तो आप ये मत मानिएगा कि ये बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है। ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बाजार हो सकता है कंसोलिडेशन साइडवेज फेज में चले जाए, लेकिन हमें ग्रोथ तो किसी भी कंडीशन में शॉर्ट टर्म में या आने वाले 6 महीने साल भर में नहीं मिलेगी एकदम से। आने वाले 6 महीने में तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। हालाँकि बाज़ार साइडवेज़ हो सकता है। अ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं डेटा को ज़्यादा ऊपर रखता हूँ अपने रिसर्च में, तो मेरी जो मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से डेटा जो आ रहा है ग्लोबल, वो अच्छा नहीं है और एक क्रैश हमें देखने को भी मिल सकता है। सो आप प्लीज़, अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, तो अपने एग्रेसिव पोजीशंस मत बनाइएगा इस मार्केट में, और जितना हो सके अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने की कोशिश करिएगा। सो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। और तो और आप तो मेरे को ईमेल आईडी के माध्यम से भी रीच आउट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, हर्ष दुबे।